हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। मैं सॉल्व कर रही हूँ आप लोगों के लिए सीबीएसई 2024 के केमिस्ट्री बोर्ड पेपर के क्वेश्चंस। सेक्शन ए इज ऑलरेडी डन, उसमें 2 वीडियोस बन चुके हैं, आप देख सकते हो। आप देखिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए, तो देयर विल बी कंटिन्यूटी। तो ये जो न्यूमेरिकल है इसमें बोल रहा है कि 6% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, जिसका मोलर मास आपको दे दिया गया है 180 ग्राम पर मोल, इज आइसोटोनिक with 2.5% solution of an unknown organic substance। अब ये अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस का आपको मोलिकुलर वेट को फाइंड आउट करना है। तो आप सबको पता ही होगा कि जो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस है जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज पे डिपेंड करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर के बारे में मेंशन नहीं है, टेम्परेचर सेम ही है। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर दोनों का सेम है, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन भी दोनों का इक्वल होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर का इक्वेशन ये है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो सपोज करो ग्लूकोज सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C1 है, अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस का सॉल्यूशन उसका पाई इज इक्वल टू C2 RT। RT सेम है, पाई पाई इक्वल है, दैट मीन्स C1 इज इक्वल टू C2 यहाँ पे हो जाएगा। अब कॉन्सेंट्रेशन इक्वल करने से हमें अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन को हम कौन सा तरीका से यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को हमें सोचना पड़ेगा। 6% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मोलर मास यहाँ पे बता दिया। अभी अगर आप 6% सॉल्यूशन मतलब 6 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन अगर आप सपोज करते हो, तो यहाँ पे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। कॉन्सेंट्रेशन को आपको किस तरह से सोचना है, यहाँ पे परसेंटेज इन मास बाय वॉल्यूम, मतलब आपको यहाँ पे क्या कंसिडर करना है कि 6 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। उस तरह से आपको करना है। इन द सेम मैनर 2.5 ग्राम ऑफ द अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो दोनों का आप जो है कॉन्सेंट्रेशन को मोलरिटी में ले पाओगे। 100 मिलीलीटर ग्लूकोज सॉल्यूशन हैज 6 ग्राम ग्लूकोज। सो 1000 मिलीलीटर में कितना ग्लूकोज होगा? 6/100 into 1000। सो ये हो जाएगा 60 ग्राम ग्लूकोज। तो 60 ग्राम में मिल गया। अभी इसको हमें मोल में कन्वर्ट करना है। सो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? 60 मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का 180 दे रखा है। सो ये हो गया आपका 1/3 मोल। 1/3 मोल ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 1000 मिलीलीटर सोल्यूशन, दैट मीन्स 1 लीटर सोल्यूशन। तो आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन कितना हो गया? C1 का क्या हो गया? 1/3 मोल पर लीटर। अब हम C2 को देखते हैं। C2 में देखो 2.5 ग्राम इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। सो 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन हैज 2.5 ग्राम ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सो 1000 मिलीलीटर हैज 2.5/100 इंटू 1000। सो ये 10 हो गया, 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 25 ग्राम हो गया। तो अभी इस ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास हमें पता नहीं है। मास आ गया, मॉलिक्यूलर मास को हम m सपोज करते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स तब क्या होगा? 25/m। अब 25/m मोल्स ऑफ द अननोन सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन 1000 मिलीलीटर। सो C2 क्या है तब? C2 हो गया आपका 25/m मोल पर लीटर। ये दोनों को इक्वल कर दो एज C1 इज इक्वल टू C2। सो 1/3 is equal to 25/m. So m is equal to 25 into 3, 75 ग्राम पर मोल। सो ये आ गया आपका आंसर। जो अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस है इसका आ गया मॉलिक्यूलर वेट 75 ग्राम पर मोल। क्वेश्चन नंबर 18 में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम केमिकल काइनेटिक्स से है। A fast order reaction has a rate constant this much. How long will 5 gram of this reactant take to reduce to 2.5 gram? तो इसके लिए फास्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है? T is equal to 2.303 by K log A0 by A। A0 क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, वो चाहे मास हो, कोई कॉन्सेंट्रेशन हो, कुछ भी हो। और ए क्या है? कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी। तो यहाँ पे देखिए हमें टी निकालना है, के हमें दे दिया गया है, और इनिशियल और फाइनल जो कॉन्सेंट्रेशन है सब्सटेंस का, जो मास है, वो भी हमें दे दिया। तो वैल्यूज पुट करते हैं 2.303 डिवाइडेड बाई 1.25
इंटू 10 टू द पावर -3 लॉग ए नॉट इनिशियली कितना था 5 ग्राम, सो 5 डिवाइडेड बाई अल्टीमेटली कितना हो रहा है 2.5 पॉइंट अगर आप हटा दो ऊपर में 50 हो जाएगा और 25 50 कैंसिल होकर के 2 हो जाएगा log 2। सो ये हो गया आपका 2.303 बाई 1.25 और ये 10 टू द -3 अगर ऊपर ले जाओ आप 10 टू द पावर 3 हो जाएगा log 2। log 2 की वैल्यू आपको पता है दे भी दिया है यहाँ पे पुट कर दो। सो ऊपर में अगर 10 टू द पावर 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाता है 2303 हो जाएगा, नीचे 1.25 होगा, log 2 की वैल्यू 0.301 पुट करिए। सो ये कैलकुलेशन का रिजल्ट ये आएगा जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 555 सेकेंड्स ले सकते हो। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखिए 19 क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया इट इज ए थ्योरी क्वेश्चन, व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाई? ये आपको पूछा गया है। तो पहले हम जानते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है। आपको पता है कि लैंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 है वो एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। लैंथेनम में क्या होता है ज़ेनॉन कोर और उसके बाद आउटरमोस्ट शेल आपका 6s है। 6s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं, अब बारी है 4f का, लेकिन 4f में इलेक्ट्रॉन नहीं जाकर के अगेंस्ट द अबव प्रिंसिपल जो न्यू इलेक्ट्रॉन है वो 5d में चला जाता है। लेकिन उसके बाद से जो सीरियम से लेकर के लुटेशियम तक एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के 71 तक ये जो एलिमेंट्स है जिनका प्रॉपर्टीज लैंथेनम के साथ बहुत ज्यादा सिमिलर है उनको हम कहते हैं लैंथेनॉइड्स। तो उनमें कौन से ऑर्बिटल्स की फिलिंग अप होती है? 4f ऑर्बिटल्स की फिलिंग अप होते हैं। तो जब ये 4f ऑर्बिटल्स के फिलिंग अप होते हैं देन इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट देयर इज ए स्टेडी डिक्रीज और रेगुलर डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस एज वेल एज आयनिक रेडियस। आपको पता है कि लैंथेनाइड्स के जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3। सो लैंथेनम +3 से लेकर के लुटेशियम +3 तक ये आयनिक रेडियाई एज वेल एज एटॉमिक रेडियाई में एक स्टेडी डिक्रीज मतलब एक रेगुलर डिक्रीज ऑब्जर्व किया जाता है विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं इसका रीजन क्या है। रीजन ये है 4f ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही पोर है। आपको पता है हर एक सक्सेसिव एलिमेंट में सीरियम से लेकर के लुटेशियम में एक एक न्यू इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में एडिशन होते जाते हैं और साथ ही में 1 यूनिट करके न्यूक्लियर चार्ज की भी इंक्रीज होती है। तो न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज की वजह से क्या है न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन 4f इलेक्ट्रॉन्स का जो शील्डिंग इफेक्ट है या तो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो बहुत ही पोर है, जिसकी वजह से वो क्या नहीं कर पाती है न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज का जो इफेक्ट है उसको काउंटर बैलेंस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और ये जो पोर शील्डिंग इफेक्ट है इसका रीजन है 4f ऑर्बिटल्स का शेप। 4f ऑर्बिटल्स के शेप की वजह से जो 4f में इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस का अट्रैक्शन से उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, उसके सामने एक शील्ड की तरह या तो स्क्रीन की तरह एक्ट नहीं कर पाते हैं। एंड दैट इज व्हाई न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज का जो इफेक्ट है वो डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है एंड देयर इज ए स्टेडी डिक्रीज और रेगुलर डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज एज वेल एज इन द आयनिक साइज। सो यही है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का डेफिनेशन एज वेल एज रीजन। इसके बाद हम बात करते हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का। अब एक्टिनियम जस्ट लाइक लैंथेनम उसका भी पोजीशन कहां पर है डी ब्लॉक में है। डी ब्लॉक में थर्ड ग्रुप में दोनों ही है, लैंथेनम भी एक्टिनियम भी। एक्टिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 89, उसके बाद 90 से लेकर के जो कि थोरियम का एटॉमिक नंबर है 90 से लेकर के लॉरेंशियम तक 103 एटॉमिक नंबर जिसका है 5f ऑर्बिटल्स की ग्रेजुअली फिलिंग अप होती है। 5f ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स के जो शील्डिंग इफेक्ट है दैट इज इवन पुअरर देन द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द 4f इलेक्ट्रॉन्स। इसमें रीजन है कि जो 5f ऑर्बिटल्स की शेप है वो बहुत ज्यादा डिफ्यूज्ड है, वो जो है 6 से 6p ऑर्बिटल्स तक ये फैला हुआ होता है और इसके वजह से इसका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो 4f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से भी पोर शील्डिंग इफेक्ट है एंड दैट इज व्हाई एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब मैं आपको लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का डेफिनेशन यहां पे लिख देती हूं, आप
देख लेना। ये रहा डेफिनेशन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का स्टूडेंट्स। द रेगुलर डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई ऑफ द लैंथेनॉइड, जो कि सीरियम से लेकर के लुटेशियम तक है, एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के 71, विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर इज नोन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, वही क्वेश्चन जो अभी अभी हमने सॉल्व किया उसमें एक इंटरनल ऑप्शन भी है, तो ये इंटरनल ऑप्शन वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें पूछा है व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल्स have high enthalpy of atomization? Which element of 3D series has lowest enthalpy of atomization value? अब enthalpy of atomization क्या है उसको पहले आपको समझना है। enthalpy of atomization को डेल्टा एच ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन है heat required to break the metallic lattice to get free atoms। मेटल का क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करने के लिए कितना अमाउंट में हीट चाहिए सो दैट वो ब्रेक हो जाए और हमें फ्री मेटल एटम्स मिल जाए। सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जिसको डेल्टा एच ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन वैल्यू हाई होने के पीछे कारण क्या है? स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। रीजन को अच्छी तरह से याद रखना, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। अब मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने के पीछे भी एक कारण है, वो कारण क्या है? आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के डेफिनेशन से पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होते हैं? आउटर मोस्ट शेल के जो एस ऑर्बिटल है, वो एस ऑर्बिटल में ज्यादातर तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स में एक भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, जैसे कि कॉपर में हो गया, सिल्वर में हो गया। इनमें पेनल्टीमेट शेल के जो डी ऑर्बिटल्स वो या तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होता है या तो कंप्लीटली फिल्ड होता है। एग्जैक्टली हाफ फिल्ड जैसे कि क्रोमियम में और कंप्लीटली फिल्ड जैसे कि कॉपर में, सिल्वर में, इस तरह से होता है। या तो कुछ केसेस में आउटर मोस्ट शेल के जो एस ऑर्बिटल्स है उसमें 0 नंबर में भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं पेनल्टीमेट शेल के डी ऑर्बिटल में ताकि उसको कंप्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मिले, जैसे कि कॉपर में हुआ है, सिल्वर में हुआ है। तो ये है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन। सो मोटा मोटा क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल के एस ऑर्बिटल ज्यादातर केसेस में फिल्ड होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें होता है, और पेनल्टीमेट शेल के जो डी ऑर्बिटल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन्स ग्रेजुअली प्रोग्रेसिवली फिल्ड होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है? कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाता है पेनल्टीमेट शेल के डी ऑर्बिटल्स में। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब डी ऑर्बिटल्स में होते हैं तो डी ऑर्बिटल्स क्या करते हैं? आपस में ओवरलैप करके भी जो है बॉन्ड बनाते हैं, एंड दैट इज वाई जितना ज्यादा नंबर में पेनल्टीमेट शेल के डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही मेटालिक बॉन्ड भी स्ट्रांग होते हैं। सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के केस में देयर आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द पेनल्टीमेट शेल डी ऑर्बिटल। अल्टीमेट शेल एंड पेनल्टीमेट शेल, मेरे ख्याल से आपको पता है अल्टीमेट शेल क्या है, जैसे कि 3D सीरीज में 4s orbital is the outermost shell and 3D is the penultimate shell d orbital। तो ये है बात यहाँ पे कि why the transition element they have got high enthalpies of atomization। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में। पूछा है which element of the 3D series has lowest enthalpy of atomization। सो जिस एलिमेंट में पेनल्टीमेट शेल के डी ऑर्बिटल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, पेनल्टीमेट शेल में जो डी ऑर्बिटल्स है वो कंप्लीटली फिल रहेगा, तो क्या होगा? मेटालिक बॉन्ड वीक हो जाएगा, और मेटालिक बॉन्ड अगर वीक होगा देन दिस मेटल विल बी ए सॉफ्ट मेटल, विल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। और वो कौन सा मेटल है 3D सीरीज में? तो वो है जिंक। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू ऑल नो, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जिंक? इट इज दिस। ये है जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आर्गन का कोर है, आउटर मोस्ट शेल है 4s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, है उसमें, और 3D जो है कंप्लीटली फिल्ड।